बहुत शुक्रिया। आज हम लोग जब यहाँ इकट्ठा हैं, शायद थोड़ी देर पहले लद्दाख से दिल्ली को रवाना हुए सोनम वांगचुक और उनके जो 7 यात्री हैं उन्हें राजघाट दिल्ली पुलिस लाई होगी। आपको ये पता होगा कि सोनम वांगचुक और उनके साथी, जिनकी संख्या 100 के आसपास थी, वे पिछले कुछ दिनों से चलते हुए लद्दाख से दिल्ली आ रहे थे ताकि 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेंगे और उनका मुख्य विषय पर्यावरण था और विकास का जो तरीका अपनाया जा रहा है उससे लद्दाख को क्या नुकसान होगा और उसके जो राजनीतिक पहलू हैं उससे लद्दाख को क्या नुकसान होगा, पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, यह था। लेकिन परसों रात दिल्ली की सीमा पर, सिंघू सीमा पर लगभग 100 लद्दाख के लोगों को, जिनमें ज़्यादातर 60 बरस से ऊपर के लोग थे, उनको 1,500 के आसपास की संख्या में दिल्ली पुलिस ने रोका और अलग अलग पुलिस थानों में ले जाकर बिखेर दिया। 2 दिनों तक उन्हें थाने में रखा गया, जैसे आप कह सकते हैं गैर कानूनी है, क्योंकि आप में से जो कानून जानते हैं उनको पता है कि 24 घंटे यदि आपने किसी को हिरासत में रखा तो मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना होगा। दिल्ली पुलिस ने जो आदेश जारी किया उनको रोकने के लिए, वह आदेश जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वह आदेश था कि इसलिए दिल्ली में प्रतिबंध लगाया जा रहा है 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर कि डूसू चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उसको लेकर दिल्ली में भारी सांप्रदायिक तनाव है और शाही मस्जिद को लेकर सांप्रदायिक तनाव है और दिल्ली में बहुत सारे आप्रवासी रहते हैं, तो लोग बाहर से आते जाते हैं, तो घुसपैठिए आ सकते हैं दिल्ली में। इन सब आशंकाओं को देखते हुए दिल्ली में प्रतिबंध का आदेश लगाया जाता है और यह आदेश लगाकर उन्होंने सोनम वांगचुक को रोका और 2 दिनों तक जब सोनम वांगचुक और बाकी लोगों ने भूख हड़ताल की तो आज दिल्ली पुलिस की तरफ से मालूम हुआ कि उन्हें दोपहर बाद राजघाट ले जाया जा रहा है। लेकिन उसके पहले मेधा पाटकर और दूसरे लोग जो राजघाट इकट्ठा हुए सोनम वांगचुक के समर्थन में, तो उन्हें वहाँ से तितर बितर कर दिया गया और शायद हिरासत में ले लिया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी, आपने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आधार क्या है? 2 शब्द हैं, एक शब्द है रिपब्लिक, गणतंत्र, और दूसरा शब्द है जनतंत्र, डेमोक्रेसी। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि आप एक डेमोक्रेसी हो लेकिन आप एक रिपब्लिक ना हो, क्योंकि उसका आधार है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपकी निजी स्वतंत्रता, राज्य के मुकाबले आपकी निजी स्वतंत्रता, नागरिक की, व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता। और अगर गांधी के पूरे दर्शन और गांधी के पूरे संघर्ष को आप देखेंगे तो अक्सर गांधी को समुदाय से जोड़ा जाता है और मैं सहमत हूँ इसमें मणिन जी की बात से, लेकिन गांधी की खोज सामुदायिकता की एक नई परिभाषा की खोज भी थी। समुदायों को हम जैसे जानते हैं उस तरह नहीं। गांधी का पूरा संघर्ष आधारित था व्यक्ति की स्वाधीनता पर, एक अकेले व्यक्ति की स्वाधीनता। वह व्यक्ति स्वाधीन होगा कि नहीं और उस व्यक्ति की आवाज़ सर्वोच्च होगी या नहीं, या राज्य, क्या व्यक्ति राज्य का प्राणी है या व्यक्तियों ने राज्य को पैदा किया है, यह एक प्रश्न है। और राज्य और व्यक्ति के बीच हमेशा तनाव होता है, उसमें ऊपर आप किसको रखेंगे, व्यक्ति के अधिकार को रखेंगे या राज्य के अधिकार को रखेंगे? क्या राज्य आपका मालिक है? क्या राज्य दिल्ली का मालिक है जो ये बतलाएगा कि दिल्ली में हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, जंतर मंतर पर इकट्ठा होंगे या नहीं इकट्ठा होंगे? मुझे मेरी एक वकील दोस्त ने बताया कि उनके पास कुछ छात्र संगठन के लोग पहुंचे कल, जिन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनको कहा कि 6 अक्टूबर को वे कुछ करना चाह रहे थे जंतर मंतर पे और दिल्ली पुलिस ने कहा कि बिल्कुल हम नहीं करने देंगे। तो क्या जंतर मंतर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बाकी तमाम जगहें इस राज्य की मिल्कियत हैं या यह हमारी जगह हैं और हमारी आवाज़ सर्वोच्च है?
यानी इज स्टेट और नेशन आवर क्रीचर और आर वी क्रीचर्स ऑफ दिस नेशन और स्टेट? दिस इज अ क्वेश्चन। इसलिए गांधी के लिए इंडिविजुअल या व्यक्ति सबसे ऊपर था। इस बात को याद रखना बहुत ही आवश्यक है और यह हमारे संविधान का अधिकार आधार है। और इसलिए जिसको आप मताधिकार कहते हैं वो मताधिकार व्यक्तिगत मताधिकार है, सामुदायिक मताधिकार नहीं है। यह याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे जिस चीज़ को हर 2 अक्टूबर को याद रखना आवश्यक है, इस 2 अक्टूबर को याद रखना और भी आवश्यक है कि गांधी जिस भारत की कल्पना कर रहे थे, हमें गांधी का नाम जाप करने की ज़रूरत नहीं है, गुणगान करने की ज़रूरत नहीं है, उनको देवता बना के देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गांधी जिस भारत की कल्पना कर रहे थे उसका आधार एक था। उसका आधार था भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होगी या नहीं होगी, यानी राज्य कैसा होगा या आपका संविधान कैसा होगा। उस संविधान की बुनियाद है स्वाधीनता और उस संविधान की बुनियाद है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। हम 2 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 1947 की कल्पना कीजिए, जब गांधी अपने आखिरी साल में प्रवेश कर रहे थे और गांधी को बधाइयाँ दी जा रही थी, जैसे हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और गांधी ने कहा कि मेरे लिए शोक का दिन है, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हुए थे। 8 या 9 सितंबर को दिल्ली आए थे और सरदार पटेल ने उनसे कहा था दिल्ली जल रही है और अगर कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हैं, जैसे आपने कलकत्ता को बचाया। आप दिल्ली में रुकिए। गांधी दिल्ली में रुके, लेकिन सितंबर से लेकर जनवरी तक वो प्रयास करते रहे और उनकी बात नहीं मानी गई और वे फिर भूख हड़ताल पे बैठे 12 जनवरी 1948 से। उस दौरान बिड़ला हाउस, जो गांधी स्मृति है, वहाँ गांधी की रोज प्रार्थना सभा होती थी और उसमें उन्होंने एक पत्र पढ़ा। उस पत्र में उन पर आरोप लगाया गया था कि आप दरअसल मुसलमान परस्त हैं। और गांधी ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं मुसलमान परस्त हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान परस्त हूँ। मैं हिंदुस्तान में मुसलमान परस्त हूँ और इसलिए मैं हिंदुओं और सिखों का विरोधी हूँ और मैं पाकिस्तान में हिंदू और सिख परस्त हूँ और इसलिए मुसलमान विरोधी हूँ। उसूल बहुत साफ है। उसूल यह है कि जो भी आधुनिक जनतंत्र होगा वो आधुनिक जनतंत्र अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत करेगा। हिंदुस्तान अगर होगा तो वहाँ मुसलमानों और ईसाइयों के अधिकारों की हिफाजत करनी होगी। पाकिस्तान में आपको हिंदुओं ईसाइयों की हिफाजत करनी होगी। बर्मा में आपको रोहिंग्या मुसलमानों की हिफाजत करनी होगी। श्रीलंका में आपको सिंघली हिंदुओं की हिफाजत करनी होगी बौद्धों के मुकाबले। यह बहुत स्थापित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कोई भी किसी भी तरह के भ्रम की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम संवैधानिकता की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिना प्लूरलिज्म के नहीं हो सकता, लेकिन उसको एब्स्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका बहुत सीधा सा मतलब है कि आपके राज्य में क्या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होगी या नहीं होगी। इन्होंने कहा कि गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने धर्म को छिपाओ, कभी ये नहीं कहा गया। उन्होंने ये नहीं कहा नोआखाली जाकर कि यहाँ के हिंदुओं को बंगाली हो जाना चाहिए, ये उन्होंने नहीं कहा। कहा जा सकता था कि बांग्ला राष्ट्रवाद एक है, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम सब बंगाली हैं। जैसे हम लोग कहते हैं न हिंदू न मुसलमान, हम भारतीय हैं। गांधी ये नहीं कह रहे थे। गांधी कह रहे थे तुम मुसलमान हो और तुम्हारी मुसलमानियत को कबूल किया जाना चाहिए, तुम हिंदू हो, तुम्हारी हिंदूपन को कबूल किया जाना चाहिए और उसको मिटाकर किसी भारतीयता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए जब हम नारे लगाने लगते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया इंसान को, ये गलत नारा है, क्योंकि हमें मंदिर की भी ज़रूरत है, मस्जिद की भी ज़रूरत है, गुरुद्वारे की भी ज़रूरत है और उसकी हिफाजत करने का काम हम सब लोगों का है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कहें कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए क्योंकि 80% हिंदुओं की इच्छा है कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए। जो सर्वोच्च न्यायालय ने किया राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का तर्क देते हुए,
उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बहुत इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, इसलिए मंदिर बनना चाहिए। ये कोई तर्क नहीं है। और ये बहुत, इसलिए गांधी एक नितांत व्यावहारिक व्यक्ति थे और गांधी का कहना था हमें अपनी सच्चाई से शुरू करना चाहिए, जिस सच्चाई में हम रह रहे हैं, जिसमें जी रहे हैं, और उस सच्चाई में हम क्या फैसला कर रहे हैं, इससे हमारे चरित्र का पता चलेगा। आज हिंदुस्तान में हम सब लोगों को यह तय करना है कि हमारा चरित्र क्या है, और यह इससे पता चलेगा कि हिंदुस्तान में संवैधानिकता के सिद्धांत की रक्षा हो रही है कि नहीं। और जैसा मैंने कहा, मैं दोहरा रहा हूं, उसकी बुनियाद है व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा, राज्य की सर्वोच्चता नहीं, राष्ट्र की सर्वोच्चता नहीं, और उसी तरह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि उनका सम्मान, उनकी इज्जत। ये दो चीज़ें, इन दो चीज़ों के आधार पर ही कोई देश चल सकता है। अगर इन दो चीज़ों से उसने इनकार किया तो वह देश चल नहीं पाएगा, चलता हुआ दिखेगा ज़रूर। तो आज जब हम 2 अक्टूबर को यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब लोगों को अपने बारे में फैसला करना है। गांधी ने क्या किया? गांधी ने अपने वक्त फैसले किए, उसकी कीमत उन्होंने चुकाई, जो फैसला उन्होंने किया था। और ये आखिरी बात है, उनका फैसला क्या था? उनका फैसला था कि हम हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ हैं, और ये गैर बराबरी भारत जैसे जाति विभाजित समाज में जाति के आधार पर गैर बराबरी थी। इसलिए गांधी की हत्या का कारण जो बतलाया जाता है कि गांधी ने 55 करोड़ रुपया देने की बात की, गांधी पाकिस्तान को नहीं रोक पाए, ये इसलिए झूठ है कि जिन लोगों ने गांधी की हत्या में भाग लिया, हिस्सा लिया और षड्यंत्र किया, वे गांधी की हत्या 1930 के दशक से करने की कोशिश कर रहे थे। यह गांधी पर 5वां या 6ठा बड़ा हमला था, 8वां बड़ा हमला था। नाथूराम गोडसे खुद 3रे हमले में शामिल था। दिस वॉज द 3rd अटेम्प्ट इन विच ही सक्सीडेड। पहला हमला गांधी पर इसलिए नहीं हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं था। गांधी पर पहला हमला इसलिए हुआ था कि उन्होंने कहा था, जिनको वो हरिजन कहते थे, कि उनका अधिकार हर किसी के बराबर है, और वे उस आंदोलन में थे। इसलिए पुणे में उनके काफिले पर बम से हमला किया गया। गांधी की जान जा सकती थी, नहीं गई। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस झूठ को समझने की ज़रूरत है, जो झूठ प्रचारित किया जाता है। असल में गांधी से नफरत इस वजह से थी कि गांधी बराबरी के उसूल पर जोर दे रहे थे, व्यक्ति की आज़ादी और व्यक्ति की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर जोर दे रहे थे, और अल्पसंख्यकों की हिफाजत और उनकी इज्जत के सिद्धांत पर जोर दे रहे थे। आज हम सब लोगों को इन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है और अपना फैसला लेने की ज़रूरत है। गांधी के बारे में हम बात करें ना करें, इससे गांधी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर गांधी पर पूरा भारत बात करना बंद कर दे तो भी गांधी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे बुद्ध को फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे गांधी को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप गांधी की सारी मूर्तियां भारत से गिरा दें तो भी गांधी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारे फैसलों से हमको फ़र्क पड़ने वाला है, और हमारे बारे में आगे विचार किया जाने वाला है। ये किस किस्म के लोग थे और इन्होंने अपने वक्त में किस तरह का फैसला किया। शुक्रिया।